हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। पहले यूपीएचसीएससी हुआ करता था, अब ये नया आयोग बन गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 35 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ, नोट्स ये सब कंप्लीट मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपके सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये कब आयोजित किया गया था? देखिए, जब फ्रीडम मूवमेंट्स चल रहे थे उस टाइम पे जो राष्ट्रीय शोक दिवस आयोजित किया गया था वो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जुलाई 1905 में। और ये प्रभावी कब से हुआ था, लागू कब से हुआ था? ये लगाया था जो उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी 19-20 जुलाई 1905 को। और ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। 20 का करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना तथा वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? रिसेंटली चर्चा में रही है ये मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना और वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना। मैड्रिड और वियना कन्वेंशन ये अभी चर्चा में रहे हैं और ये किसके लिए है? इनका संबंध है जो वृद्ध जनसंख्या है, वृद्ध जनसंख्या या जो वृद्ध जन है उनकी देखभाल से संबंधित है। सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय है उसने भी इंटरनेशनल वृद्धजन दिवस मनाने का घोषणा की है। अभी रिसेंटली हम भारत की बात कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर 2024 को घोषणा की है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा। और अभी जो 70 या उससे ज्यादा की एज है उनके लिए फ्री में इलाज का भी ये, चाहे वो कहीं से भी हो देश में, सभी के लिए है ये। इसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप या कोई पर्टिकुलर इनकम का नहीं है, सभी के लिए है। अबव 70 ईयर फ्री में इलाज। तो ये सब इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इनके मानकों को ध्यान में रख के ही किया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? सबसे ऊंचा जो रेल मार्ग पुल है जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में है। ये रामबन जिले में है संगलदान। कहां पे है? संगलदान। और संगलदान को रियासी के बीच में, जम्मू कश्मीर में ही बनाया है। रामबन जिला है, रामबन जिले का संगलदान है और एक है रियासी। तो संगलदान और रियासी के बीच में बनाया गया है ये, चिनाब रिवर पे बनाया गया है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है। और जो कि सबसे ऊंचा माना जाता है एफिल टावर, जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है ये। एफिल टावर की है 300 मीटर जबकि इसकी हाइट है 359 मीटर। अरुगम खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है? ये चर्चा में है अरुगम खाड़ी। तो ये कौन से देश के साउथ ईस्ट तट पे स्थित है? श्रीलंका के साउथ ईस्ट तट पे है ये। और देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये सर्फिंग के लिए फेमस है। इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में है ये अरुगम खाड़ी। और ये श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट पे है और सर्फिंग के लिए ये काफी फेमस है। नेचुरल ब्यूटी, सर्फिंग, इस तरीके की चीजों के लिए। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? गांधी और इरविन इनके बीच में समझौता हुआ था जब मार्च 1931 में, मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और उस टाइम जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच में ये एक राजनीतिक एग्रीमेंट था, एक पॉलिटिकल समझौता था
जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, और इसको कई बार दिल्ली पैक्ट के नाम से भी पूछ लिया जाता है। दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि जो हिंसा के आरोपी थे उनको नहीं छोड़ा गया था, बाकी जो राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार किया था उनको छोड़ दिया था। जो राजनीतिक गिरफ्तारियां हुई थी उनको छोड़ दिया था, और हिंसा जो कि जिन पे आरोप था कि इन्होंने हिंसा की है उनको नहीं छोड़ा गया था। इसमें और भी कई शर्तें थी, जैसे नमक पे से टैक्स हटाना हो, या ट्रेड से रिलेटेड बिक्री की अनुमति देना हो, या फिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये भी था। सविना अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाए, ये भी इसमें था। भारतीय जो शराब है, विदेशी वस्त्रों की दुकानें हैं, उन पे भी एक दायरे में रह के और ये सब रख दी थी इसमें शर्तें। समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं भारतीय, इसी में गांधी इरविन समझौते में ही था। और जो सरकारी नौकरी छोड़ने वाले थे उनको सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी, ये भी इसी समझौते में था। लेकिन खादी पे जो टैक्स था ये इसमें गांधी जी की शर्तों में शामिल नहीं था। देखिए, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसकी गणना में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बेस पे सीपीआई जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसकी गणना की जाती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये क्या मेजर करता है? जो एवरेज चेंज होते हैं ओवर द टाइम पीरियड, जो प्राइसेज है, जो प्राइस, कौन से प्राइस की बात हो रही है? जो कंज्यूमर पे करता है। जैसे हम कंज्यूमर है, हम कोई चीज की प्राइस पे कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हम जो बाय कर रहे हैं उनकी जो प्राइस पे करते हैं, तो उस प्राइस में एक टाइम पीरियड के बाद जो एवरेज मेजर चेंजेज हैं वो इसमें आते हैं। सीपीआई मेजर करता है उनको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है इन चीजों को, जो हम चीजों के दाम पे करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक हैं, बॉन्ड हैं, इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, चाहे वो सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, इनके लिए ये नहीं करता है, इनका इससे रिलेशन नहीं है। स्टॉक और बॉन्ड में निवेश, ये सीपीआई की गणना में शामिल नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धम्म के अनुसार जीवन जीने का महत्व है? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, उसका क्वेश्चन है ये, जो हमारे सिलेबस में है। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में कौन सा धम्म के अनुसार जीवन जीने का महत्व है? धम्म क्या कहता है? धम्म के अनुसार जीवन जीने का अर्थ क्या है? सही मायने में दुख को समझना और उससे निपटने के लिए, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सिचुएशन क्या है, उस प्रॉब्लम से उबरने के लिए बुद्ध ने जो बनाए हैं मार्ग, उनका अनुसरण करना ही धम्म है। इसमें 4 आर्य सत्य भी है, उनका पालन करना होता है। जैसे अष्टांगिक मार्ग है, उसका अभ्यास करना होता है, सही समझ रखना, आपकी भाषा, आपके इरादे, आपकी एक्टिविटीज, आप क्या प्रयास कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, आप मेडिटेशन, फोकस, ये चीजें धम्म में शामिल है। और धम्म के अनुसार जीवन का महत्व यही है कि ये अस्तित्व के जो मूल सत्य हैं उनके साथ खुद को जोड़ के, आध्यात्मिकता के साथ, और ये एक नैतिक जीवन, नैतिक मार्ग, मानसिक अनुशासन और ज्ञान को प्रोत्साहित करना हो। और लास्ट में ये व्यक्तियों को दुख या फिर उनका जो पुनर्जीवन का जो चक्र है उससे मुक्त करता है। तो धम्म बुद्ध के बताए जो मार्ग हैं उनका अनुसरण करना है। काली व चिकनी दोमट मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए आवश्यक है? काली मिट्टी कहें या काली लावा मिट्टी कहें, इसमें काली मिट्टी, और ये एक्चुअली लावा चट्टानों से बनती है तो इसको काली मिट्टी या काली लावा मिट्टी भी कहते हैं। मेनली जो ये इससे उगने वाली फसलें हैं उनमें कपास है, गन्ना, तंबाकू, बाजरा, गेहूं, ये सभी
ये मिट्टी इन सभी के लिए उपयोगी है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? मूसी नदी है। देखिए मूसी नदी का उद्गम कहां से होता है? ये ओरिजिनेट होती है अनंतगिरी से। अनंतगिरी से होती है, ये हैदराबाद से होके भी बहती है और लास्ट में फिर ये जो नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में वाडापल्ली है उसमें मिल जाती है। और विकाराबाद के पास की पहाड़ियां हैं, वहां से ये अनंतगिरी से ओरिजिनेट होती है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है वहां से। और ये सहायक नदी है कृष्णा की। एक क्वेश्चन ट्रिब्यूटरीज का आता है एग्जाम में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में। 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से आता है एग्जाम में। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड को संसद के एक अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित है? गरीबी के आकलन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? गरीबी के आकलन के लिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी का गठन किया गया था। बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन, इनके नीचे रहने वाले जनसंख्या के हिस्से का अध्ययन करने के लिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी जिम्मेदार रही है। एक और विजय केलकर कमेटी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ये जो अरुण जेटली जी हैं, उन्होंने इस बजट जो 2015 का केंद्रीय बजट था उसके बाद इसकी स्थापना की थी, विजय केलकर कमेटी की। इसमें टोटल 10 सदस्य थे और ये अपनी सिफारिशें इनको सौंपेगी जो बजट कमेटी थी उसको। मिसिंग बोडो, कार्बी, कुकी, दिमासा और देवरी जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए मिसिंग बोडो, कार्बी, कुकी, दिमासा, देवरी ये जनजातियां हैं, या फिर अहोम, एक अहोम का और क्वेश्चन पूछा जाता है, अहोम जनजाति, ये सभी आसाम के ट्राइब्स हैं। एक क्वेश्चन ट्राइब का एग्जाम में आता है तो आप सीरियसली इनको पढ़िएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए प्रावधान करता है? समान काम के लिए समान वेतन महिला और पुरुष दोनों में, ये आर्टिकल 39 कहता है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? टाइम टाइम पे चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, उन्होंने डीपीएसपी से बहुत सारी चीजें लेके और कानून बनाए हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे जो कानून बने हैं वो डीपीएसपी से लिए गए हैं, और ये कहा भी गया है इसमें डीपीएसपी में कि आप समय के अनुसार, सुविधा अनुसार इनको बना सकते हैं। ये केटी साहा ने कहा था जब अभी रिसेंटली जो चर्चा हो रही है, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरीके की कई चीजें आपको डीप में इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट डीपीएसपी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन B2C ई कॉमर्स का उपभोग करता नहीं है? बिजनेस टू कंज्यूमर की बात हो रही है। देखिए मैन्युफैक्चरर का डायरेक्ट कंज्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं रहता है, मैन्युफैक्चरर इसका उपभोग करता नहीं है B2C का। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेज का उचित समूह कौन सा है? इनपुट डिवाइसेज का जो एक उचित समूह है, इनमें से, या यूं कहें कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेज हैं? स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन, ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। इनपुट आउट डिवाइस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार मेमोरी का क्वेश्चन पूछा जाता है, और सभी चीजें हम जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में भी आपको कंप्लीट नोट्स मिलते हैं आपके सिलेबस के, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, डिटेल सॉल्यूशन का PDF मिलता है, और उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वहां से सफिशिएंट पूरा कवर हो जाता है। अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हैं तो 20+ 25 तक भी आप इसमें स्कोर करते हैं।
उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।